Welcome to my channel, See with Harsh Buddy. तो टुडे विल कंटिन्यू विद आवर AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले अपन का वैल्यूएशन शॉर्ट टर्म अगर अपन के सिक्योरिटीज़ है तो उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर अपन रिकॉर्ड करता है। लेकिन अगर अपन की सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म है, मतलब डेट इज़ मोर देन 1 ईयर, तो उसको अपन हमेशा कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करता है अनटिल अनलेस उसके अंदर कोई परमानेंट डिक्लाइन है, तो उसको अपन परमानेंट डिक्लाइन पर शो करेंगे। ओके, अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने वाली सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहला आता है अपन को इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट करना ऑन फेस वैल्यू, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। मतलब जो 10 रुपीज़ का जो अमाउंट दे रखा होता है फेस वैल्यू, अपन को उसके ऊपर ही कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, न कि अपन को जो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ दे रखे होते हैं उनके ऊपर कभी भी अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। और उसके बाद में अपन के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक जो अपन के ब्रोकरेज का खर्चा होता है, कमीशन का खर्चा होता है, या फिर अदर कोई एक्सपेंसेस होते हैं रिगार्डिंग द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो अगर जब अपन उनको परचेज करेंगे तब अपन को उसको ऐड करना है, और जब अपन उनको सेल करेंगे तब अपन को डिडक्ट करना है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कम इंटरेस्ट वाले पार्ट के अंदर। तो कम इंटरेस्ट वाले पार्ट के अंदर अपन परचेज का अपन अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जो उस सिक्योरिटीज़ को खरीदने की जो कॉस्ट है उसके अंदर जो भी ब्रोकरेज का खर्चा है वो ऐड कर दो, क्योंकि जब भी अपन कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं उसके लिए अपन को ब्रोकरेज पे करनी होती है। तो मान लो अपन का शेयर 100 का है, लेकिन अपन को उसके ऊपर ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है 5 रुपीज़ की, तो 105 का होता है। उसके बाद में से अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट का एलिमेंट है तो उसको माइनस कर दो, तो एक्चुअल कॉस्ट तो आपकी बन के आ जाएगी। तो वही वही सिक्योरिटी अगर आप उसको सेल करोगे तो सेल अमाउंट में से आपको ब्रोकरेज परचेज के टाइम ऐड करता है, और सेल के टाइम में अपन ब्रोकरेज माइनस करते हैं। क्यों माइनस करने से क्या होगा? सेल अमाउंट में से ब्रोकरेज माइनस होगी तो इससे अपन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट दोनों केस में माइनस होगा। उसके बाद में आता है अपन का पार्शियल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अपन कुछ इन्वेस्टमेंट अगर पहले अपन ने 100 खरीदी, फिर 100 खरीदी, उसमें से मैंने 50 बेच दी, अब मेरे पास तो सब कुछ इकट्ठे में आ गया। अब इसकी अपन कैलकुलेशन कैसे करनी है? तो जब भी अपन के इन्वेस्टमेंट परचेज करिए अपन डिफरेंट डेट पे ना, अगर अब अपन उसमें से कुछ पार्ट होल्ड आउट करेंगे तो जो उसकी कैरिंग अमाउंट होगी या फिर जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपन मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि आपको फीफो यूज करना है तो आपको फीफो ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा और पार्शियल सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का अगर आपको केस दिख रहा है तो आपको वेटेड एवरेज मेथड ही यूज करना है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा? आप एक कॉलम लिख लो डेट का, एक लिख लो जिस सिक्योरिटी का नॉमिनल अमाउंट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है जब आपने उसको खरीदा, जब आपने बेचा उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, ठीक है, वैसे निकालना है। और सेल का कॉलम एक अलग बनाना और एक प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम अलग बना देना। ओके, आई होप यू गॉट इट दिस टिल दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद में अगर एक और पॉइंट आता है अकाउंटिंग कैसे करनी है अगर इंटरेस्ट की ड्यू डेट और जो ईयर एंड डेट है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर अपन की इंटरेस्ट ड्यू डेट है 31 दिसंबर और ईयर एंड होता है अपन का 31 मार्च को, तो जब अपन डिबेंचर परचेज करने जाएंगे तो अपन को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विल बी डन फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल डेट ऑफ परचेज। मतलब अपन को जब से ड्यू डेट हुई इंटरेस्ट की टिल डेट ऑफ परचेज उतना अपन को माइनस करके चलना होता है, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट एक्रूड फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल ईयर एंड। मतलब दिसंबर से लेके मार्च तक का पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है बाय बैलेंस कैरी डाउन इंटरेस्ट कॉलम, उसको आपको इंटरेस्ट कॉलम के अंदर लिख देना है। देन उसके बाद में अपन को उसका लेजर है उसको क्लोज कर देना है, और जो इंटरेस्ट कॉलम है इंटरेस्ट कॉलम का जो टोटल है उसको अपन को ट्रांसफर क्या करते हैं पी एंडल के डेबिट में चला जाएगा वो पूरा पूरा इंटरेस्ट। उसके बाद में जो नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट कॉलम है उसको अपन को ब्रॉट डाउन करना है। तो 3 कॉलम होते हैं, एक होता है नॉमिनल कॉलम, एक होता है अमाउंट कॉलम, और एक होता है इंटरेस्ट कॉलम। तो नॉमिनल और जो अमाउंट वाले कॉलम है वो दोनों ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएंगे, ब्रॉट डाउन करना है, और उसके बाद और जो इंटरेस्ट वाला कॉलम है उसको अपन को पी&एल के अंदर लेके जाना है। और उसके बाद में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो इंटरेस्ट बैलेंस इंटरेस्ट का जो जितना भी अपन का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है वो अपीयर करेगा बैलेंस शीट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस याद दिलाता हूँ, जब आप क्वेश्चन करते हो इस 13 के, तो आपको दिसंबर आपको फर्स्ट मार्च से आपको सॉरी 1 अप्रैल से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करनी होती है, लेकिन आपकी जो सिक्योरिटीज है प्रीवियस ईयर की आपकी एक्रू होते आ रही है, तो आपको पिछले 3 महीने का भी इंटरेस्ट है, और उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है आपको जून के अंदर, जून 30 जून को। तो दिसंबर से लेकर आपको जून तक का इंटरेस्ट लेना होता है, लेकिन आपको एक बार अपने बुक्स क्लोज करने के लिए आपको 31 मार्च 1 जैन टू 31 मार्च तक आपको इंटरेस्ट आपको आपके कॉलम में दिखना चाहिए। ओके, उसके बाद में जो बाकी 3 महीने का होगा वो 1 अप्रैल से 30 जून तक वाले में आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन ने बोनस शेयर रिसीव हुआ है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज है,
तो जब अपन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपन को बोनस शेयर्स में मिलता है। क्या बोनस शेयर्स के लिए अपन को पैसा नहीं देना पड़ता, वो अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो जो अपन को बोनस शेयर रिसीव हो रहे हैं वो फ्री में हो रहा है। तो तो नॉमिनल वैल्यू तो कुछ होगी उनकी, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू होगी, बट जो उसका अमाउंट होगा वो नील होगा। नॉमिनल वैल्यू होगी बट उसका जो अमाउंट का कॉलम है वो नील आएगा। तो बोनस शेयर को अपन को कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, क्योंकि उसकी नॉमिनल वैल्यू है, इसलिए अमाउंट कंसिडर नहीं करनी, उसकी नॉमिनल वैल्यू कंसिडर करनी है, ठीक है। उसके बाद में अगर राइट शेयर रिसीव हुए तो राइट शेयर क्या होता है, कंपनी अपन को राइट देती है, अपन या तो अपन उस राइट को सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर उस राइट को बेच देता है। तो ठीक है, अगर अपन ने राइट अनाउंस कर दिया, तो इन्वेस्टर पे ऑप्शन होता है या तो सब्सक्राइब कर लिया, शेयर रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस का मतलब क्या होता है, अपन ने किसी थर्ड पार्टी को अपन ने अपना राइट बेच दिया कुछ कंसिडरेशन के लिए। तो जो अपन ने राउट रिनाउंस किया है थर्ड पार्टी को, और उसके बदले में जो अपन को कंसिडरेशन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपको अपना राइट अनाउंस कर दिया, तो मेरा शेयर था 20 रुपीज़ का, बट मैंने अपना राइट अनाउंस कर दिया 5 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो आप जाके सीधा खरीद लोगे, आप मेरे को 5 रुपए दोगे और कंपनी को 15 रुपए दोगे, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, 15 रुपीज़, ठीक है। और मेरे लिए 5 रुपीज़ वो मेरा कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। तो जो भी कॉस्ट होगी सब्सक्राइब राइट शेयर की, वो एक्चुअल अमाउंट पेड फॉर देम। तो आपने टोटल पे कितना करा, 5 रुपए मेरे को करा, और शेयर्स लेने के लिए कंपनी को 15 रुपए दिए, ठीक है। टोटल आपका कॉस्ट कितना आ रहा है, 20 रुपीज़ का। उसके बाद में एक पॉइंट और आता है, सेल और परचेज ऑन इंटरेस्ट ड्यू डेट। अगर आपको रिकॉर्ड करना है डिविडेंड कॉलम, रिकॉर्ड करना है आपको डिविडेंड कॉलम के अंदर, और मतलब कि आपने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर कोई सेल और परचेज दोनों ट्रांजेक्शन सेम डे हो रहा है और उनकी एज द इंटरेस्ट ड्यू डेट है वो, तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन शो करना है सेल एंड परचेज का, उसके बाद में आपको इंटरेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो करना है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में सबसे मेन पॉइंट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि डिविडेंड ऑलवेज पेड ऑन फीस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको जो कॉस्ट है उसमें से कम होता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। जैसे आप कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में भी करते हो, अगर आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो उसको आप अपनी कॉस्ट में से माइनस करते हो, क्यों, वो एज पर AS 18 बोलता है, इसलिए। तो इसका लेजर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको आपको जो अमाउंट होती है ना, 3 कॉलम होते हैं, नॉमिनल कॉलम, अपना डिविडेंड कॉलम, और एक होता है अमाउंट कॉलम। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो आपके अमाउंट वाले कॉलम में से कम होता है। लेकिन वही अगर आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो ये इसको आपको डिविडेंड इनकम ट्रीट करना है, और ये आपका कहाँ जाएगा, डिविडेंड कॉलम के अंदर। लेकिन अगर अपन को डिविडेंड मिला ऑन बोनस और राइट शेयर, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, बोनस और राइट शेयर अपन को करंट ईयर के अंदर मिले होंगे, और जो अपना फाइनल डिविडेंड है वो अपन को लास्ट ईयर का अपन को अब रिसीव हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर अपन को 31 मार्च को फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा है, लेकिन जो अपन को राइट शेयर बोनस से ये सब मिले वो अपन को आफ्टर 31 मार्च मिले, ठीक है। तो एज ऑन डेट 31 मार्च अपन को वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे शेयर्स, तो उनके ऊपर फाइनल डिविडेंड कैसे ही मिलेगा। जैसे आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा या फिर चैप्टर 4 पढ़ा होगा लॉ के अंदर, तो फाइनल डिविडेंड उस दिन आपके पास जितने शेयर्स थे 31 मार्च को, उतने के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरिम डिविडेंड की कैलकुलेशन करोगे तब आप बोनस शेयर्स राइट शेयर्स को इंक्लूड करोगे, अगर एज ऑन डेट अगर वो हो चुके होंगे। मान लो इंटरिम डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया 30 सितंबर को, और आपको राइट शेयर और आपको बोनस शेयर बिफोर 30 सितंबर आपको मिल गए थे, तो आपको फॉर द पर्पज ऑफ इंटरिम डिविडेंड आप उनको इंक्लूड करोगे, ठीक है। I hope it will be so helpful for you. Thank you guys, and keep like, share, and make a comment. It will be so motivating for me.